Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and safe at your home. So dear students, as you know that we are continuing the discussion of textual questions of chapter 8, that is how do organism reproduce. Today we will continue the discussion of question answers. So let's continue. Textual question answers. We already have discussed the questions up to fifth question. So now let's discuss about the question number 6. And the question number 6 is, why is vegetative propagation practiced for growing? Why is vegetative propagation is practiced growing some type of plants? So let's understand what is the meaning of this question. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्यों कुछ प्लांट के केस में वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज किया जाता है उन प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए. वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पता है, जब एक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब जब एक प्लांट फ्लावर बियर नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो उसी प्लांट का किसी एक पार्ट से एक नई प्लांट में कन्वर्ट होगा. अभी आप बोलोगे कि रोज में तो फ्रूट नहीं होता है पर फ्लावर होता है, फिर भी ये वेजिटेटिवली कैसे प्रोपागेट करता है? फ्लावर होता है बट उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है. अगर फ्लावर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा. सीड अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो प्लांट वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करेगा. तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है? दोज प्लांट्स हु अनेबल टू बियर सीड, those plants who unable to bear seeds. जिन प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं. अगर हम एक सीड को उगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा एक पेड़ में कन्वर्ट होने में, फिर उसमें फ्रूट फ्लावर आने में, फ्रूट आने में. पर जब हम किसी वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो कराते हैं, सपोज किसी के स्टेम को ग्रो कराया या फिर किसी के रूट को ग्रो कराया, तो वो ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, ग्रो करता है. तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? द वेजिटेटिव पार्ट grows more faster than the plants that produced from seeds. सीड से जो प्लांट बनती है उसके कंपैरिजन में वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू जो प्लांट बनेगा वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, उसमें जल्दी फ्लावर आएगा और जल्दी फ्रूट आएगा. ठीक है. और इसमें ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसे हमने सीड को उगाया तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए, पर वेजिटेटिव पार्ट के केस में ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, तो ये अपने आप ग्रो करता है. सो वी कैन राइट इट डजंट नीड मोर केयर. ठीक है, इसको ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू एक प्लांट से मेनी प्लांट कन्वर्ट हो सकता है, मेनी प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज एक रोज का प्लांट है, उसके डाली को अगर हम काटेंगे तो 50 डाली काट के हम 50 प्लांट बना सकते हैं. पर सीड के केस में एक ही सीड से एक प्लांट होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन gives more plants from a single plant in a less time.
में एक वेजिटेटिवली प्रोपागेट करने वाला प्लांट से हम बहुत सारे नए प्लांट्स को बना सकते हैं। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आजकल जो फार्मर्स होते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोज हो गया आपका, उसके बाद पोमेग्रेनेट हो गया, एप्पल हो गया, जैसे कि ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सारे के सारे वेजिटेटिव के अंदर ही तो आते हैं। तो आप ये पॉइंट्स को लिखोगे ऐसे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों यूज किया जाता है कुछ प्लांट को ग्रो करने के लिए। पहला पॉइंट, क्यों जिनमें सीड नहीं होती है वो वेजिटेटिवली प्रोपागेशन करते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? Why is DNA copying an essential process or an essential event during the process of reproduction? रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए का कॉपी होना क्यों जरूरी है, इसको बेटा अच्छे से समझना कि जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, और क्रोमोसोम दोनों पेरेंट का, फादर का भी और मदर का भी, दोनों का कैरेक्टर उसमें होता है। तो जब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, मतलब सेग्रीगेशन होता है, तब डीएनए का भी सेग्रीगेशन हो गया। और ये जब कंबाइन हो जाते हैं जाइगोट के अंदर तो उनका कॉपी नंबर फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर आप बचपन में आपका डीएनए, सपोज आप छोटे से हो, इतने से हो, तब आपका डीएनए अगर मैच किया जाएगा अपने पेरेंट से, आपके पेरेंट से, तो क्या होगा, मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा 100%। जब आप बड़े हो जाओगे तब भी मैच करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के साथ साथ क्रोमोसोम का भी डिवीजन हुआ और डीएनए का भी डिवीजन हुआ। तो इससे क्या हो, जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो कॉपी हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम along with the division of chromosome, along with the division of chromosome, क्रोमोसोम के डिवीजन के साथ साथ the DNA gets divided, and in the zygote the cupping of DNA occurs. The cupping of DNA of both parents occurs, due to which the parental character can be seen in the offspring. The parental character can be seen in the offspring. ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ। डीएनए जो है पेरेंट का कैरेक्टर और पेरेंटल इंफॉर्मेशन को जाइगोट में लेके आता है, जिसकी वजह से जो जाइगोट बनता है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट से होता है। सपोज ह्यूमन बीइंग का जो ऑफस्प्रिंग है वो ह्यूमन होगा, डॉग का ऑफस्प्रिंग है वो डॉग होगा, आम के पेड़ से आम होगा, अनार के पेड़ से अनार होगा, और वो भी अनार के पेड़ जैसे को। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि डीएनए का कॉपी होता है। और हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन from parents to the offspring. That's why DNA copying is an essential process.
डीएनए का कॉपी होना एसेंशियल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये पेरेंटल कैरेक्टर को कैरी करता है। और जो पेरेंटल डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारे दो कान यहाँ निकलेंगे, नाक यहाँ पे निकलेगा, हमारा दांत कैसे होगा, हमारी आंख कैसे होगी, वो सारा का सारा पेरेंटल कैरेक्टर किसमें कॉपी हो जाता है, जाइगोट में, फिर जाइगोट से अपस्प्रिंग में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज हाउ इज द प्रोसेस ऑफ pollination is different from fertilization। pollination fertilization से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे पोलिनेशन है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है। पोलिनेशन में क्या होता है, सिंपली जो गैमेट होता है उसका ट्रांसफर होता है। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसको कैसे लिखोगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma। और ये पोलिनेशन किसमें होती है, प्लांट के केस में होती है, पर फर्टिलाइजेशन दोनों के केस में होती है, प्लांट और एनिमल के केस में। तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट। सो यहाँ पे जो टू डिफरेंट गैमेट है वो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है। टू डिफरेंट गैमेट, ब्रैकेट में आप मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट लिख सकते हो, टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, पोलिनेशन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में। एंथर मेल पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। जो फीमेल पार्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और जो मेल पार्ट है वो मूव करता है। तो पोलन ग्रेन भी एंथर जो कि मेल पार्ट है वहां से जाएगा फीमेल फ्लावर के पास और स्टिग्मा के ऊपर जो फॉल होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या बोलेंगे कि इसमें जब दो डिफरेंट टाइप का गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, तब हम उसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, तो पोलिनेशन के दौरान क्या होता है, किसी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। देयर आर सम पोलिनेटिंग एजेंट्स पोलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड। मतलब जो पोलिनेशन कराए, पोलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड। और फर्टिलाइजेशन के लिए नो एजेंट रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी एजेंट रिक्वायर नहीं होता है, पर पोलिनेशन के लिए पोलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायर होता है। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है, ओनली मेल गैमेट इज इन्वॉल्व। मेल गैमेट क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन का ही हुआ, पर यहाँ पे सिर्फ मेल गैमेट का मूवमेंट होता है। और इसमें और दोनों का, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व। क्योंकि मेल फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होगा तो जाइगोट कैसे बनेगा और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो इसलिए बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स
आर इन्वॉल्व्ड। तो ये आपको 3 पॉइंट लिखनी है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर पोलिनेशन में जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में जानेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये आपने देख लिया, लिख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ seminal vesicle and prostate, it's prostate gland। मैंने आपको बताया था सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन होता है सेमिनल प्लाज्मा, और प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेशन क्या होता है, सम एंजाइम्स। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं और एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो इजीली स्विम कर सके। तो हम क्या लिखेंगे, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड provides nutrition as well as it gives a liquid medium और fluid medium, liquid और आप fluid भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, liquid और fluid medium for the easy movement of स्पर्म की इजी मूवमेंट के लिए एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है, और साथ में जो सेमिनल वेसिकल से सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेशन होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा में बताया था मैंने, फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम होता है। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, फ्रुक्टोज प्लस कैल्शियम होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। व्हाट आर द चेंजेस दैट सीन इन ए गर्ल at the time of puberty। प्यूबर्टी का मतलब होता है फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो जब बॉडी फिजिकली मैच्योर होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन करता है, तब वो जो फीमेल होते हैं और गर्ल्स होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आता है मैंने बताया था आपको। ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, फेस पे पिंपल्स अराइज करते हैं, जो हिप होता है वो ब्रॉड हो जाता है, क्लियर। सो जो वॉइस है वो स्वीट हो जाती है। ये सारे कैरेक्टर्स है, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बता दिया है, आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं बता देती हूँ। बोल रहा है कि हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। एम्ब्रियो को नरिशमेंट मदर बॉडी के अंदर कहाँ से मिलता है। ठीक है, सीधा आप लिखोगे, मदर बॉडी के अंदर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लासेंटा बोलते हैं। इसमें मिलियंस ऑफ विली होता है, और ये जो विली है ये कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। एम्ब्रियो उस प्लासेंटा के ऊपर जब इम्प्लांट होता है, वो प्लासेंटा से बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड क्या लेता है, नरिशमेंट लेता है, और साथ में गैसियस एक्सचेंज भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द mother's blood with the help of a special tissue called placenta. This is the disc-shaped tissue which develops between the uterine wall and the embryo. So मैंने बता दिया कि ये डिस्क-shaped स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे रिलीज निकले होते हैं। इसके ऊपर एम्ब्रियो है ये, और ये एम्ब्रियो कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। इस कॉर्ड को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड।
ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और इस कॉर्ड के थ्रू मदर ब्लड के साथ जो एम्ब्रियो है वो अटैच होता है और मदर की ब्लड से ही ये नरिशमेंट लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है और जो एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है वो मदर्स ब्लड में ही रिलीज करता है। तो इसको भी आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। If a woman is using a copper will it help in protecting her from STD? इसमें बोल रहा है अगर एक वुमेन कॉपर यूज कर रहा है क्या ये उसको STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा सकता है? तो आंसर है नो, बिकॉज कॉपर इज ओनली put in the uterus. It just prevents the process of fertilization, but it will not prevent the STD. मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ये रोक नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टेक्सुअल क्वेश्चन का डिस्कशन। आपका होमवर्क ये है पूरा जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन हुए जो मैंने लिखा है बोर्ड पे वो, और साथ में खुद का आपका कुछ लैंग्वेज उसके अंदर डाल के खुद को इसके आंसर्स बना के फिर सेंड करनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेक्सुअल क्वेश्चन। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स।